The first item given to us is expenses on whitewashing and painting of a building purchased to make it ready for use. अभी अभी मैंने आपको बताया था जो भी व्हाइट वॉश या फिर पेंट के लिए अमाउंट स्पेंड किया जाता है वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसने लिखा है व्हाइट वॉश एंड पेंट ऑफ अ बिल्डिंग परचेज्ड, जो बिल्डिंग आपने इमीडिएटली अभी न्यूली परचेज्ड बिल्डिंग है। तो जहां पे इमीडिएटली आफ्टर द परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट कोई भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। साथ में एक और वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि न्यू वर्ड तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन साथ में क्या लिख दिया, टू मेक इट रेडी फॉर यूज। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको ट्रीट किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल इसी तरह का ले लेते हैं। बिल्डिंग नहीं, मशीनरी अगर आप परचेज करते हो तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप रिपेयर करवाते हो तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इन केस आपने रिपेयर करवाया है, रिपेयर ऑफ और मेक इट इमीडिएट रिपेयर ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीन, टू मेक इट रेडी फॉर यूज, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही है, और उस फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के समय पर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ परचेज व्हाटएवर अमाउंट हैव बीन स्पेंट इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको याद है हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एनी अमाउंट स्पेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज एडेड टू इट्स कॉस्ट, और जब उसकी कॉस्ट में ऐड करना है तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो वैसे तो व्हाइट वॉश एंड पेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट क्योंकि हमने इसे इनकर किया है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, और परचेज के साथ में इन्होंने ये भी लिख दिया टू मेक इट रेडी फॉर यूज, तो जब तक कि ये अमाउंट आप स्पेंड नहीं करते तब तक वो एसेट जो है वो रेडी फॉर यूज नहीं हो पाता। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड आइटम देखो आप, सेकेंड आइटम हमारे पास में लिखा हुआ है ₹10,000 spent on constructing platform for a new machine। अगेन एक वर्ड आ गया न्यू मशीन, तो जैसे ही आपका न्यू मशीन वर्ड आ गया तो अब आप इसको क्या ट्रीट करोगे, आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट हुआ है। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या लिखता है, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000 इनकर्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब यहाँ पे लिखा है कि आपने रिपेयर एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं फैक्ट्री बिल्डिंग के व्हाइट वॉश के लिए, तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये इमीडिएट एट द टाइम ऑफ परचेज हुए हैं, नहीं। तो फिर मैंने क्या बताया, व्हाइट वॉश आपका जो है किस में जाएगा, व्हाइट वॉश विल बी कंसिडर्ड टू बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर चार्जेस विल बी कंसिडर्ड टू बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जब भी कभी एसेट को परचेज करने के साथ ही इमीडिएटली स्पेंड होगा तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, और इंश्योरेंस प्रीमियम का जब आप पेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट आप कितने टाइम तक अवेल कर पाते हैं। जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया तो आप कितने टाइम तक उसका बेनिफिट अवेल कर पाएंगे, ऑब्वियसली ओनली इन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसे भी हम क्या ट्रीट करेंगे, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 लिखता है परचेज ऑफ न्यू कार। अब कार तो फिक्स एसेट होता है, एसेट परचेज करते वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है परचेज ऑफ अ न्यू कार, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप एक बार कोई पूछना चाहते हैं, री एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी पॉइंट का, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी आपके बुक में भी लिखा हुआ है।
जो मैं बोल रहा हूँ, बट उसका एक्सप्लेनेशन वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए दैट व्हाई white wash in the first point is considered to be the capital expenditure and why the white wash in the third point is considered to be the revenue expenditure. ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो नेक्स्ट सिक्स्थ आइटम, जैसे कि आपके बुक के हिसाब से आप बता रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। फिर से क्या बात आ गई, वर्ड जैसे आ गया न्यू मशीन परचेज की, तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट एनी अमाउंट स्पेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट विल बी कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो नॉर्मली एक्साइज ड्यूटी क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट क्योंकि आपने उसको एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ मशीन आपने किया है, तो एक्साइज ड्यूटी को हमने क्या कंसिडर कर लिया, उसे हमने कैपिटल नेचर का ट्रीट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम जैसे देता है ये वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन। फिर से वही बात आ गई, आपने मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए वेजेस का पेमेंट किया है, तो इंस्टॉलेशन क्या हो गया आपका, ऑब्वियसली मशीन जब तक इंस्टॉल नहीं होगी तो यूज कर सकते हो क्या, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आर ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Any amount spent for the purchase of an asset to make it usable, to make it ready for use, is considered to be the capital expenditure. हाँ जी, तो रिपेयर कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, एक और वर्ड आया रिपेयर। तो जब आप रिपेयर करवाते हैं सॉरी, तो रिपेयर क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर यही बोल देता that is repair made to a second hand car to make it usable, और repair made to the car immediately at the time of purchase, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, यहाँ तो आपने कार पहले कभी खरीदी होगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार, वर्ड लिख दिया इसने साफ साफ, एग्जिस्टिंग कार की बात हो रही है। तो जो एग्जिस्टिंग एसेट है, उस एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर जब आप रिपेयर चार्जेस स्पेंड करते हो, राइट, एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर अगर आप कोई रिपेयर चार्जेस करते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों, क्योंकि आपने जो रिपेयर किया उसका बेनिफिट तो बस जब आपने रिपेयर किया उस समय एक बार माना जाएगा। हाँ, सेकेंड हैंड परचेज किया उस समय अगर आपने किया होता, इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ परचेज किया होता, तो हम उसको क्या मानते, हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड फॉर ₹50,000। क्या वर्ड लिख दिया इसने, रीपेंटेड। अब मान लीजिए अगर ये हुआ होता पेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट व्हाइट वॉश और फर्स्ट पेंट एट आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तो वो तो हो जाते कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बनके तैयार हुई, पहली बार जो उस पर हमने रंगाई पुताई करवाई, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता। लेकिन ये तो आपका क्या है, रीपेंट वर्ड लिख रहा है, यानी कि हर साल दिवाली पे करवाते ही हम, तो वो किस में जाता है, फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, राइट। और ये सब आपको क्यों हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कि जो आइटम्स आपके सामने कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, राइट। और जो आइटम्स रेवेन्यू नेचर के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कहाँ पे जाएंगे, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है, इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, राइट। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन से आइटम रेवेन्यू नेचर के, कौन से कैपिटल नेचर के हैं, बस ये क्लैरिफिकेशन हमारे माइंड में अच्छा सा होना चाहिए। और लास्ट आइटम लिखा है पेड टेलीफोन बिल। अब टेलीफोन का बिल पे करते हो तो वो क्या हो गया, आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, टेलीफोन बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, वो क्या हो गया, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। टेलीफोन बिल ये रेवेन्यू नेचर का, क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब तक जितने महीने का बिल पे किया उतने टाइम तक मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार एक्सपेंडिचर किया और उसका बेनिफिट 2-3 ईयर्स तक मिलता रहे। टेलीफोन बिल का पेमेंट, अब मैं और एक एग्जांपल पहले भी आप लोगों को दिया है, जैसे अगर मान लीजिए आपने मोबाइल फोन परचेज किया, राइट, तो ये मोबाइल फोन आपका क्या है, परचेज ऑफ मोबाइल फोन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने एक बार मोबाइल फोन परचेज किया है तो उसको 2 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक यूज करेंगे, ठीक है भाई। कोई ज्यादा ही अपडेटेड टेक्नोलॉजी आपको चाहिए तो भी 2-3 साल यूज करोगे, और थोड़ा सा अगर संभाल के चलाते हो तो 5-6 साल भी यूज कर लेंगे। तो मोबाइल फोन परचेज किया, ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन
जब आपने उसमें रिचार्ज करवाया, डेटा रिचार्ज करवाया आपने, ठीक है, आपने टॉक टाइम रिचार्ज करवाया, तो ये क्या हो गया, ये सब हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर आपने 2 महीने का रिचार्ज करवाया तो सिर्फ 2 महीने बेनिफिट मिलेगा। मोबाइल फोन तो एक बार खरीदा, बहुत सारे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट मिल पाएगा जब तक आप उसको। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम रीसेल करते हैं, वॉटेवर, जब आफ्टर यूज, जब भी यूज करने के बाद में रीसेल करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ रेसिडुअल वैल्यू मिलती है। रेसिडुअल वैल्यू का मीनिंग याद है? रेसिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी हम कहते हैं, हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा था। कुछ ना कुछ उसका वापस स्क्रैप में सेल करने पर कुछ ना कुछ अमाउंट हमें मिलता है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो एक बार आपने यूज कर लिया, इट गॉट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसका बाद में और कुछ नहीं मिलता है। एक बार आपने उसको यूज कर लिया, बेनिफिट उसका खत्म। तो ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके बुक के जो इनिशियल क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करवाए, तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देख लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो हमें समझना जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि परचेजेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। तो अगर मैं सिंपली बोलूं कैरेज, तो ये आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं बोलूं कैरेज ऑन परचेजेस, तो ये भी आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर मैंने बोला कैरेज ऑन सेल्स, तो जैसे वर्ड सेल्स आया तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अगर मैंने बोला कैरेज आउटवर्ड, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर कैरेज इनवर्ड हो, तो वो हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इनवर्ड का मतलब जब गुड्स बिजनेस में आ रही थी तब आपने जो मनी स्पेंड किया कैरेज का, वो कैरेज इनवर्ड हो गया। आ रही थी यानी कि परचेज हो रही थी। और जब बिजनेस से गुड्स जा रही थी मतलब सेल हो रही थी, तब आपने जो मनी का स्पेंड किया आउटवर्ड जा रही थी, तब आपने स्पेंड किया, वो कैरेज आउटवर्ड हो गया। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसे बोलते हैं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड for the purchase and manufacturing of goods are considered to be the direct expenses, and the expenses incurred for the sales and marketing, office and administration, make it to be advertisement and promotion, all are considered to be the indirect expenses. आपको जो next question दे रखा है उसमें कहा है from the following information determine gross profit for the year ended 31st March 2000 whatever is the year. अब आपको एक और चीज ध्यान आ रही होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो इस क्वेश्चन ने जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसने हमें क्या डिमांड किया है? इसने हमसे डिमांड किया है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसने ग्रॉस प्रॉफिट डिमांड किया, इसका मतलब हम क्या बनाएंगे? इसका मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद करो,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास में एक स्टेटमेंट की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, राइट. और इसमें हम हेडिंग डालते हैं दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. मार्च है ना जी, 31 मार्च. क्या ईयर क्या है? 2021, राइट. जो भी आपका ईयर दे रखा है दैट ईयर वी विल मेंशन 31 मार्च 2021 फॉर द ईयर एंडेड हम लिखेंगे इसके लिए, राइट. क्यों? क्योंकि ये जो हम बना रहे ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का है. स्टार्टिंग में हमने जो एक्सपेंस किया होगा वो भी इसमें आता है और एंड में किया वो भी आता है. अब हम इसमें आइटम्स लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आइटम इसमें आएगा टू ओपनिंग स्टॉक. और ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ₹25,000. फिर आपको दे रखा है फ्रेट एंड पैकिंग. ये भी आएगा इसमें, थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखो क्योंकि परचेजेस लिखना अपने को. और फ्रेट एंड पैकिंग हम कितना लिखेंगे? ₹10,000. नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है सेल्स, तो यहाँ पे लिख दो बाय सेल्स. और सेल्स आपको कितना दे रखा है? 1,90,000. अगर यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न होता तो वो हम इसमें से लेस करते, पर दे ही नहीं रखा है. गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम लिखेंगे टू परचेजेस. आई होप आपको फॉर्मेट याद होगा, तो आपको ध्यान है कि कौन से आइटम किधर लिखते हैं. 1,40,000. नेक्स्ट आइटम दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30,000. लास्ट आइटम दिया पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स. जैसे वर्ड लिखा पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, तो सेल्स पे है तो वो तो फिर इनडायरेक्ट हो गया. और इनडायरेक्ट हो गया तो इसका मतलब हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे. तो इसका मतलब हमें बस ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे. तो ये देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है आपका? 1,90 एंड 30, इट इज 2,20,000. और यही अमाउंट आप लिख देंगे डेबिट में भी 2,20,000. इसमें से डेबिट का एक्चुअल में टोटल कितना हो रहा है? देखो 140 और 10, 150, 150 एंड 25, 1,75,000. ये लेस करने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आता है दैट इज 45,000. एंड 45,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट. 45,000 दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, इसलिए येलो में लिखा है टू ग्रॉस प्रॉफिट. दिस वी हैव गॉट एज अ बैलेंसिंग फिगर. तो किसी तरह का कोई डाउट अगर आपके माइंड में है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्या लिखा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा है. तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें डेबिट में लिखी जाती हैं, कौन सी चीजें क्रेडिट में लिखी जाती हैं. हो गया क्वेश्चन, राइट. थोड़ा रफली बना रहा हूँ फॉर्मेट जल्दी के हिसाब से. ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ऊपर हेडिंग क्या डलती है? फॉर द ईयर एंडेड. $31 वॉट एवर इज द डेट. कितनी डेट दे रखी है आपको? वेरी गुड, डेट ही नहीं दी है. 31 और आगे डैश कर दो. तो अपन को सबसे पहला तो यहाँ पे जैसे इसने लिख के दे रखा है क्या? ओपनिंग स्टॉक, तो डेबिट में आता है. ₹23,000. नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेजेस, ये भी डेबिट में ही आता है. देखो परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में बिल्कुल दे रखी है. तो अपन परचेजेस का जो अमाउंट है वो लिखेंगे इनर कॉलम में 29,000. फिर उसमें से लेस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, और कितनी है? 2,400. वो लेस करने के बाद में बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा 0,0,6, 8 - 2 6, 2 26,600. फिर देखो सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से लेस होगा, तो लिखो बाय सेल्स. और सेल्स को इनर कॉलम में लिखो 25,400 लेस सेल्स रिटर्न.
सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है आपको 500 का, वो लेस करने के बाद में आपका आउटर कॉलम में नेट सेल्स कितना जाएगा 24,900। ये याद रखिएगा, परचेजेस में से जब हम परचेज रिटर्न लेस कर देते हैं तो हमारे पास में नेट परचेजेस बचता है। जब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर देते हैं तो हमारे पास में नेट सेल्स बचता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है परचेज रिटर्न हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है ₹47,700। फिर दे रखा है कैरेज इनवर्ड टू कैरेज, अगर ये कैरेज आउटवर्ड होता तो मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड क्या हो जाए सेल्स पे हो जाते हैं, तो कैरेज इनवर्ड है तो ले लेंगे अपन इसको, ₹100 का सस्ता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखा जाता है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। और बस हो गया, ले लो बैलेंसिंग फिगर। तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 0, 0, 6, 1, 5, 5 and 7, 12, 2 and 1, 3, 3 and 4, 72,600। तो 72,600 में से आप लेस कर देंगे क्रेडिट साइड का, तो आपके पास में कितना आता है, तो देखिए कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं 72,600 माइनस कितना हो रहा है ये 0, 0 and 7 and 9 and 4, ये लेस किया तो 0, 0, 9, 11 minus 9, 2 and this one 6 minus 4, 2, 22,900। तो 22,900 क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये बैलेंसिंग फिगर है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। बस आपके माइंड में ये क्लेरिफिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है और कौन सा आइटम नहीं लिखना है। अगर हमें ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लिखना था, अगर हमें ये ध्यान नहीं रहेगा कि सेल्स रिटर्न को कहाँ लेस करना है, कहाँ ऐड करना है, कैसे करना है, तो गलतियां हो सकती हैं। अगर आपको ये पता है कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है और कहाँ लिखनी है, तो आंसर तो अपना आप ही सही आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ क्या है, एड लेस है बस, कोई परसेंटेज मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं है, सिर्फ एड लेस करना है प्रॉपर जगह पे लिख के। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास हमारी यहीं तक की है।